Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 31 मई 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेनकाकू आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो एक रेटिंग एजेंसी है जिसको हम ICRA के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है जो ब्रिकवर्क रेटिंग्स हैं ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों अभी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर बोला जा रहा है कि नासा की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है कि जो मार्स है, जो हमारा प्लैनेट है मार्स, जिसको हम हिंदी में मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इंसान ज़िंदा रह सके ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही जगह पर। तो समझेंगे एग्जैक्टली मार्स पर क्या चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, जो रिसेंटली नासा ने बताया है वो यहाँ पर समझने वाले हैं हम। दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो लंबे समय से मंगल ग्रह के ऊपर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं और लगातार रिसर्चेस जारी हैं। जो वैज्ञानिक है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है प्लस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो इंसानों के रहने लायक है या नहीं। क्या धरती के बाहर किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है। अब अमेरिका की जो ये अंतरिक्षी एजेंसी है यानी स्पेस एजेंसी नासा, इसने यहाँ पे अपनी साइड से कुछ चीज़ें बताई हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो हम मंगल ग्रह पर बिल्कुल जीवन की तलाश तो कर रहे हैं, उस तलाश में हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब वो झटका कैसा है, दरअसल नासा ने जो मंगल ग्रह पर 3 साल पहले इनसाइट लैंडर को भेजा था, उस इनसाइट लैंडर के माध्यम से जो काफ़ी सारा डेटा है वो अभी यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और उस डेटा के आधार पर ही यहाँ पर नासा ने बोला है कि जो इंसान है वो मंगल ग्रह पर उसका रहना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर माना जा रहा है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह के जो केंद्र है, जो बिल्कुल सेंटर है, उसमें भूकंपीय तरंगे आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि जो अर्थक्वेक वाली जो वेव्स हैं वो आपको बहुत सारी देखने को वहाँ पर मिल जाती हैं। जो नासा का ये इनसाइट लैंडर है, इसने काफ़ी सारा डेटा नासा को दिया है। उस डेटा में और सारी जो विश्लेषण हैं यानी कि जो डिटेलिंग्स हैं वो निकालने के बाद में पता चला है कि मार्स प्लैनेट का जो मेन केंद्र है, जो मेन सेंटर है, वहाँ पर पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली जो कई सारी धातुएं होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इन धातुओं के ऊपर सर्च करी गई है तो यहाँ पे पता चला है कि इन धातुओं में सबसे ज़्यादा सल्फ़र और ऑक्सीजन पाया गया है। और जो हमारे रिसर्चर्स हैं इनके मुताबिक बात करें तो डेटा जो आया है इनके पास में, उस डेटा से पता चला है कि करीब 4.5 अरब साल पहले जो मंगल ग्रह है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद कैसे हुआ था वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हमारे पास मिली हैं। इसी डेटा से जो वैज्ञानिक इन्होंने पता लगाया है कि मंगल और धरती में क्या अलग है। जो हमारा मार्स प्लैनेट है और अर्थ है इनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो वो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग हैं उसके बारे में भी काफ़ी कुछ हमें पता चला है।
प्लस इसी रिसर्च में जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका की जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है, इसके जो रिसर्चर्स हैं वो भी इसी काम में लग गए। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा इस डेटा को लेकर, और यहाँ पे बताया कि एग्जैक्टली हमें ये पता चल रहा है कि जो मंगल ग्रह का मेन कोर वाला एरिया है, जो मेन केंद्र है बीच में, वो पिघला हुआ है। लेकिन जब पृथ्वी को आप देखोगे तो पृथ्वी में ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी का केंद्र है, जो बाहरी परत है, वो यहाँ पर आपको ठोस देखने को मिल जाएगी, सख्त देखने को मिल जाएंगी और अंदर से पिघली हुई है। लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह का जो मेन केंद्र है वो पूरी तरह से पिघला हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेल्टेड फॉर्म में है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, इनके मुताबिक जो सल्फ़र और ऑक्सीजन मिला है यहाँ पे, उस सल्फ़र और ऑक्सीजन के मिलने का मतलब है कि मंगल का जो केंद्र है वो धरती के केंद्र से कम घना है। यानी धरती का जो केंद्र है, जो मेन कोर वाला एरिया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी डेंसिटी देखने को मिलेगी, जबकि मार्स का प्लैनेट है हमारा, उसके कोर को देखोगे तो वहाँ पर थोड़ी कम डेंसिटी है, वो थोड़ा कम घना है। इससे एक चीज़ और यहाँ पर साफ पता चलती है। एक रिसर्चर हैं एस निकोलस, उनके मुताबिक उन्होंने बोला है कि किसी भी ग्रह का कोई भी प्लैनेट है, उसका अगर आप सेंटर देखोगे, जो केंद्र देखोगे, उसी केंद्र के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो प्लैनेट कैसे बना है, प्लस उसका विस्तार कैसे हुआ है, वो सारी जानकारी वहीं से मिलती हुई नज़र आती है। और इसी जानकारी से और भी चीज़ें पता चली हैं, जैसे एक और कारण पता चला है। बोला यहाँ पर जा रहा है कि जैसे हमारी पृथ्वी के केंद्र में ना एक चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल जाती है, जो सूर्य से, जो हमारा सन है, सन से सोलर फ्लेयर्स और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, है ना, जो तूफ़ान वगैरह निकल कर आता है, हमने पढ़ा है, सोलर विंड्स, सोलर स्टॉर्म्स पढ़े हैं। तो जो सूर्य से ये जो चीज़ें निकल कर आती हैं, उससे बचाता है धरती को वही मैग्नेटिक फील्ड। जबकि आप मार्स प्लैनेट को देखोगे, मंगल ग्रह को देखोगे, तो उसमें केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं है। तो इसके नहीं होने के कारण वहाँ पर जो जीवन है वो इतना संभव नहीं है जितना यहाँ पर देखा जा रहा है। इसको लेकर अभी जो रिसर्चेस हैं, बाकी सारी जो रिसर्चेस हैं, वो अभी और भी जारी हैं। तो आगे कोई नया अपडेट आता है इस टॉपिक को लेकर, तो वो अपडेट भी मैं आपके साथ में वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वैसे इस वाले टॉपिक को ना आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब मैंने मार्स मिशन के बारे में पढ़ाया था, कि जो मार्स प्लैनेट है इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह। अच्छा, इसको रेड क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का मेन कारण क्या है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल सही है, ज़रूर से क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को भी आप साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है जो हमारे साइंटिस्ट की जो टीम है, उन्होंने एक नया एक्सो प्लैनेट डिस्कवर कर लिया है, और वो ऐसा एक्सो प्लैनेट है जो कि जुपिटर से 13 गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारे पूरे सौरमंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ऑब्वियसली जुपिटर है, और जुपिटर से भी 13 गुना ज़्यादा बड़ा एक एक्सो प्लैनेट पाया गया है। अब ये एक्सो प्लैनेट एग्जैक्ट टर्म क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पेपर देखा है, जो परसों पेपर था, कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए, नेबुला, पल्सर, याद होगा। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है एक नए जुपिटर का साइज़ का, या फिर जुपिटर के साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा एक्सो प्लैनेट, जो कि 13 गुना ज़्यादा बड़ा है, यह डिस्कवर किया गया है हमारे साइंटिस्ट की टीम के थ्रू, जिसको लीड किया है प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती ने, जो हमारी अहमदाबाद में लेबोरेटरी है ना, उसी लेबोरेटरी से यहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है। देखो, एक एक्सो प्लैनेट क्या होता है वो यहाँ पर डेफिनेशन समझाई गई है। एक एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बाहर होता है। एक तो हमारा पूरा सौर मंडल हो गया, सन, उसके बाद में सारे प्लैनेट्स हो गए लाइन से। अब उस सोलर सिस्टम से बाहर यहाँ पे जो प्लैनेट होता है वो एक्सो प्लैनेट कहलाता है। और इस प्रकार के एक्सो प्लैनेट कई सारे अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट्स हैं वो पहले डिस्कवर कर चुके हैं, चाहे वो इंडिया हो, जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूएस के साइंटिस्ट भी डिस्कवर कर चुके हैं। जो मैसिव जायंट एक्सो प्लैनेट्स होते हैं, यानी बहुत बड़े साइज़ के जो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं, वो वाले प्लैनेट्स होते हैं जिनका साइज़ जुपिटर से लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये नया एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया गया है ना, ये एक स्टार के पास में डिस्कवर किया गया है, और उस स्टार का नाम है TOI 4603। आपसे क्वेश्चन बन सकता है TOI 4603 रिसेंटली न्यूज़ में है, ये क्या है? तो एक स्टार है ये, एक स्टार ये हो गया, या फिर यहाँ पर HD 245134 करके यहाँ पर आपको स्टार देखने को मिलेगा। उसी के जस्ट पास में ये जो नया एक्सो प्लैनेट है वो डिस्कवर किया गया है।
ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देने का काम करेगा। सोलर सिस्टम से बाहर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी स्टार्ट होगी इस एक्सोप्लैनेट के माध्यम से। दूसरी चीज़, इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट हमारे पास में बहुत कम है, उन्हीं फ्यूअर में से एक एक्सोप्लैनेट ये भी डिस्कवर किया गया है। तो ये अपने आप में ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले समय के लिए, खासकर रिसर्चेस में हेल्प करेगा। नाउ अभी तक यहाँ पे आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है। ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया कि न्यूज़ क्या है। अब कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एक्सोप्लैनेट होता क्या है। देखो, एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि दूसरे स्टार्स के आसपास ऑर्बिट करते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम के बियॉन्ड आपको ये देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट कन्फर्मेशन यानी पहली बार एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट किया गया था वो 1992 में किया गया था। नासा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अभी तक 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो मैसिव जाइंट वाले साइज़ होते हैं, बड़े वाले जो साइज़ होते हैं, जुपिटर से भी बड़े एक्सोप्लैनेट, उनकी संख्या बहुत कम है। ये छोटे मोटे सब सब काउंट करने के बाद में 5000 नंबर बताया जा रहा है। साइंटिस्ट यहाँ पर बिलीव करते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, और स्टार से ज़्यादा प्लैनेट होंगे, क्योंकि जो हर एक स्टार है उसके आसपास एक ना एक प्लैनेट जो है ऑर्बिट कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सोप्लैनेट्स अलग अलग साइज़ में आते हैं। कोई साइज़ बहुत बड़ा होता है जिसको हम जाइंट साइज़ बोलते हैं, जुपिटर से बड़ा होता है। कोई साइज़ बहुत छोटा होता है, कोई साइज़ और भी छोटा होता है, अर्थ के बराबर होता है, अर्थ से छोटा होता है। ठीक है। और जितने भी एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होता है। किसी पर टेम्परेचर बॉइलिंग हॉट पॉइंट पर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी। कहीं पर टेम्परेचर आपको फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल जाता है, और टेम्परेचर भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, एक्सोप्लैनेट्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये आप यहाँ से इस वाले पिक्चर से पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्सोप्लैनेट में एक प्रकार का होता है गैस जायंट। ये जो एक्सोप्लैनेट होते हैं जो गैस जायंट वाले होते हैं, ये सैटर्न और जुपिटर के बराबर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़े से गर्म आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक नेपच्यून की तरह प्लैनेट होता है एक्सोप्लैनेट, ठीक है, नेपच्यून की तरह, जहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा देखने को मिल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, बट वो अर्थ से बड़े होते हैं और नेपच्यून से थोड़े से छोटे या नेपच्यून के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक होता है सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट। ये अर्थ से थोड़े से ज़्यादा बड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नेपच्यून से थोड़े से हल्के देखने को मिलेंगे। मतलब नेपच्यून और अर्थ के बीच का जो साइज़ होगा, उस साइज़ के यहाँ पर ये एक्सोप्लैनेट होते हैं। और जो ये वाले सुपर अर्थ वाले एक्सोप्लैनेट होते हैं, इनके पास में एटमॉस्फेयर किसी के पास में एटमॉस्फेयर होता है और किसी के पास में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। फिर होता है एक टेरेस्ट्रियल वाले जो एक्सोप्लैनेट होते हैं वो बिल्कुल अर्थ के साइज़ के होते हैं, अर्थ के साइज़ के या अर्थ के साइज़ से छोटे होते हैं। ज़्यादातर रॉक या मेटल से बने हुए होते हैं। कुछ में ओशंस और एटमॉस्फेयर जैसी जो चीज़ें वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, तो हो सकता है ये एक दूसरा साइन है कि जहाँ पर इंसान रह सके। बट अभी के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है, टाइप्स हैं ये एक्सोप्लैनेट के। जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, बहुत डिटेल में लेकर जा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं इस बार। मतलब इस बार का प्रीलिम्स ऐसा था कि आपने हर एक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपने आपकी बार ये देखा होगा, 2023 में आया था, सेफाइट्स, नेबुला और पल्सर, ये क्या है। आगे यहाँ पे आपका इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बताना है इनमें से ऊपर में से जो कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं वो सही हैं। ठीक है। अब वैसे सेफाइट क्या है? सेफाइट एक जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस है इन स्पेस, ये गलत है। ये नेबुला का है। ये क्या है? ये नेबुला है। नेबुला बेसिकली जाइंट क्लाउड होता है डस्ट का और गैस का, एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है स्पेस के अंदर, वो नेबुला कहलाता है। तो ये गलत हो गया। ये अलग मैच है, ये वाला गलत हो गया। तो ये ऊपर दो पेयर्स तो यहाँ पर गलत हो गए। एक थर्ड पेयर आपको देखने को मिल जाएगा, थर्ड पेयर साथ करेक्ट है। पल्सर क्या होता है? पल्सर बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार होता है। और यानी न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं? जब एक बहुत बड़े साइज़ का जो सितारा होता है वो कोलैप्स कर जाता है। उस कोलैप्सिंग के बाद में यहाँ पर इस प्रकार के न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, उनको पल्सर्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो एक ही पेयर है वो सही है, ऑप्शन ए। तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका, ओनली वन। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसको आप स्किप कर सकते हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे काम का नहीं है। ये थोड़ा सा काम का आर्टिकल है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको लिंक किया जा सकता है। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो यहाँ पर होने वाला है। अभी बोला ये जा रहा था कि ये जो समिट होगा ये दिल्ली में होगा। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर्स हैं, जितने देश हैं, उनके लीडर्स आएंगे दिल्ली के अंदर, बैठकर डिस्कशन चलेगा। बट अभी यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से, वो रीज़न क्या आगे बताऊँगा, उन कारण की वजह से जो ये पूरा समिट है इसको वर्चुअल फॉर्मेट में रखा जाएगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस है वो किया जाएगा।
कोई फिजिकल मीटिंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सडनली अचानक से यहाँ पर इस प्रकार का जो चेंज है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस समिट में किया गया है। ये जो मीटिंग है कब होगी? 4 जुलाई 2023 को, तो अभी 1 महीने से ज़्यादा है ये मीटिंग होने में। वैसे ये फिजिकली होने वाली थी, बट अब यहाँ पर इसको वर्चुअली किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैनशिप है वो भी आपको इंडिया के पास में देखने को मिल जाती है, तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब की बार। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितने मेंबर्स हैं? तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और इसमें यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया भी है। ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर एससीओ की मेंबर्स हैं। वैसे इनको इन्वाइट किया गया था कि आप दिल्ली में आना, एक फ़िज़िकल मीटिंग की जाएगी। इनके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान जो कि एक परमानेंट इन्वाइटी है, ईरान, बेलारूस के साथ साथ यहाँ पर एक और कंट्री है मंगोलिया, ये इनको भी इन्वाइट किया गया था एज अ ऑब्जर्वर स्टेट्स, क्योंकि ये जो देश हैं ये परमानेंट मेंबर नहीं है एससीओ के, ये ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो सबको इन्वाइट यहाँ पर किया गया था। बट यहाँ पे सरकार ने ये बोला है कि कुछ देशों की साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, मतलब गवर्नमेंट के साइड में, मतलब गवर्नमेंट को फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है कुछ देशों की साइड से, जैसे पाकिस्तान हो गया और चाइना हो गया। इनका पता नहीं है अटेंड करेंगे मीटिंग या नहीं अटेंड करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इस मीटिंग को वर्चुअली रखा जाएगा। तो वर्चुअली रखा जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर ये सारे देश जो है साथ में आ जाएँ और इनके बीच में जो डिस्कशन है वो यहाँ पर चल जाए। तो कारण मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये जो न्यूज़ है एससीओ को लेकर वो समझ में आ चुकी है। अब एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का रोल आपने इस बार के प्रीलिम्स में देख लिया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी मेरे से जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपनी साइड से कर पाऊँगा, बट आपको भी यहाँ पर अपना बेस्ट पॉसिबल देना होगा। जहाँ जहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वहाँ पे मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये मीटिंग हो रही है, समिट हो रहा है, जुलाई में होगा, और आपने 1 साल के करंट अफेयर तैयार करने हैं। अगले साल फिर क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। समझ गए इस बात को? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जितने भी देश हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही हैं। और इस बॉडी को 2001 में बनाया गया था। पहले इसका जो नाम है वो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था। इसका नाम 2001 से पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल स्टार्टिंग में 5 देश थे। वो 5 देश कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 5 देश स्टार्टिंग में थे। अब 2001 में इसमें एक और नई कंट्री को ऐड किया गया, वो था उज़्बेकिस्तान। अब तो 5 के ये 6 देश हो गए। अब शंघाई 5 जो नाम है वो सूट नहीं करता है इसको, कि भाई शंघाई 5 नाम है, 6 देश, क्या लिंक है इसका? कोई लिंक नहीं है। तो इस वजह से नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। अब इसमें 6 कंट्रीज़ थी। अब क्या होता है, साल 2017 में 2 कंट्रीज़ और ऐड हो जाती हैं। वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया और पाकिस्तान। ये दोनों यहाँ पर 1 साल में ही इसके मेंबर बन जाते हैं। तो अब इसके यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए, 8 मेंबर्स हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अभी ईरान को भी यहाँ पर इसका एक परमानेंट मेंबर ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है, बट जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कहीं कहीं पर लिखा रहेगा परमानेंट मेंबर है, लेकिन जो आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ईरान अभी एक ऑब्जर्वर मेंबर है। ध्यान रखना, एक ऑब्जर्वर कंट्री है, परमानेंट कंट्री यहाँ पर, यानी परमानेंट मेंबर एससीओ का आपको नहीं देखने को मिलेगा। नाउ जितने भी ये देश हैं या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी देश हैं इनको साथ में लेकर आया जाए। इनके बीच में जो व्यापार है, इकोनॉमी है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। ये आपस में मिलकर एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टूरिज़्म को लेकर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकें। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। मेंबर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ईरान को हटा दो तो यहाँ पर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर वो आपको रशियन और चाइनीज़ देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2022 में यानी पिछले साल वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। अब 3 स्टेटमेंट क्या है? 3 अलग अलग बॉडीज़ के नाम है। पहला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तीसरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
और पूछा गया इन तीनों में से बताओ इंडिया किस किस का मेंबर है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो मेंबर है वो भारत आपको देखने को मिल जाता है। वैसे इसका सही उत्तर डी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया तीनों ही ग्रुप्स का मेंबर है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल और बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये वाला। यहाँ पे कल मैंने आपको मैप में एक कंट्री को देखने को बोला था, याद होगा, कैम्बोडिया। कैम्बोडिया देखने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि जो कैम्बोडिया के किंग है वो इंडिया के विज़िट पर आ रहे हैं और वो आ चुके हैं, 4 दिन की विज़िट पर रहेंगे। ये आपको किंग देखने को मिलेंगे। इनका नाम है सिहामोनी। तो अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में और साथ ही साथ में हमारी प्रेसिडेंट के साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इंडिया में ये आ चुके हैं। अब इंडिया और कैम्बोडिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कैसे मजबूत किया जा सकते हैं, इसके ऊपर सारा डिस्कशन होगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैम्बोडिया की लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस बार मैप वाले क्वेश्चंस हद से ज़्यादा पूछे गए, मतलब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट मैप के क्वेश्चंस ईजी थे क्योंकि न्यूज़ में थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ट्यूसडे में यानी कल के दिन मेंशन किया है कंबोडिया के बारे में, और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि किस प्रकार से कंबोडिया और इंडिया अपने डिफेंस रिलेशंस को, टूरिज़्म को लेकर और बाकी सारे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यहाँ पर मजबूत कर सकता है। कैसे ये दोनों देश मिलकर आपस में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की क्यों बात आ गई? देखो, कंबोडिया भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इन सभी देशों के साथ में रिलेशंस बनाना हमारा काम है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ में हमारे प्रेसिडेंट ने किंग को वेलकम करते करते मेंशन किया कि हम अपने इतिहास को, जो एक शेयर्ड इतिहास रहा है, साथ में एक जो इतिहास है कंबोडिया इंडिया का वो साथ में रहा है, उसकी वैल्यू करते हैं। और हम यहाँ पे कंबोडिया को अपना सिविलाइजेशनल सिस्टर कंट्री की तरह यहाँ पर मानते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर वो मेंशन की गई हैं। बट एग्ज़ाम के लिए कंबोडिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ध्यान में रखना है आओ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले तो ये लोकेशन देख लो। यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, और यहीं पर आपको कैम्बोडिया नज़र आएगा। तो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? यही हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये साउथ ईस्ट वाला लोकेशन पड़ता है। तो यहाँ पर जो देश हैं उनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको कैम्बोडिया देखने को मिलेगा। कैपिटल है फ्नोम नेम करके कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कैम्बोडिया के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जो कैम्बोडिया कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन साइड में है। कैपिटल यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, नॉम एन कैपिटल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और कैम्बोडिया के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो कैम्बोडिया के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में थाईलैंड है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में लाओस है, और ईस्टर्न और साउथ ईस्ट साइड में वियतनाम है, और साउथ वेस्ट साइड में गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि आसपास यहाँ पे कंबोडिया की बाउंड्री को बनाते हैं। उसके बाद में कंबोडिया के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। एक है मैकोंग रिवर और दूसरी है यहाँ पर तोनले सैप रिवर, यानी ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है तोनले सैप रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है ये? ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आपको कैम्बोडिया का लोकेशन देखने को मिलेगा। ये रही मैकोंग रिवर, जो बहुत बड़ी नदी है, जो कि ऊपर लाओस वगैरह को क्रॉस करके निकलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको तानले सैप लैंक लेक जो है वो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रही होगी। ठीक है, और कंट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाओस, थाईलैंड, इधर वियतनाम है जो कि यहाँ पर, और इधर नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड है जो कि कंबोडिया के साथ में अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है, एंकोर वट टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा। जो ये मंदिर है, बहुत पुराने ज़माने के एंशिएंट टेम्पल्स हैं, इनको रिस्टोर करने के लिए भारत सरकार ने जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाई है कैम्बोडिया को। उसके अलावा कुछ और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, प्रेया विहार हो गया, तापरोम हो गया, और एंकोर वट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ के मंदिर हो गए, बहुत पॉपुलर टेम्पल्स हैं वो। तो उन सबको यहाँ पर कह सकते हो कि इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेट करने के लिए जो फंडिंग है वो इंडिया की साइड से की गई है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं वर्ल्ड पेज पर, और यहाँ पर आप देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आता है, ये वाला ही। आज जो है न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक के ज़्यादा आर्टिकल हैं, और यहाँ पर भी ये भी साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है।
तो बात की जा रही है जो चाइनीज़ मिशन है वो पहला मिशन कंडक्ट कर लिया गया है, जिसमें जो चाइना के फर्स्ट सिविलियन है वो स्पेस में पहुंच गए हैं, ऐसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चाइना ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियांगोंग स्पेस स्टेशन में कल के दिन भेज दिया है। ठीक है, ये अपने आप में चाइना के लिए सफलता है। उसके बाद चाइना बड़े बड़े मिशंस पर काम कर रहा है। 2030 में यहाँ पर मून पर जाने का जो मिशन है वो चाइना करने वाला है। और ध्यान रखना, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसने बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर स्पेस के अलग अलग प्रोग्राम्स में किया है। चाइना बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहा है आज के समय पर यूएसए को और रशिया को, और इसीलिए ये जो रॉकेट है ये यहाँ पर भेजा गया। इस रॉकेट के माध्यम से 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपने खुद के बनाए हुए तियांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर चाइना ने अभी लोगों को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारा है, जो कि अपने आप में सफलता है। ऐसा काम बहुत कम ही कंट्रीज़ कर पाई हैं, बट चाइना ने यहाँ पर इस लिस्ट में अपना जो नाम है वो यहाँ पर लिखवा दिया है, हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी एस्ट्रोनॉट्स की कहानियाँ बताई गई हैं, उनके नाम बताए गए हैं, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि चाइना इसी के साथ में तीसरा देश बन चुका है जिसने ह्यूमंस को ऑर्बिट में भेजा है, प्लस अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजा है। और हमारे अंतरिक्ष के लिए चाइना का जो ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये आने वाले समय में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ स्पेस स्टेशन की, तो कुछ इस प्रकार से आपको स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में अभी कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर रखा है। जैसा हमारा फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना, उतना ही बड़े साइज़ का आपको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा। यानी जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो जाकर स्पेस स्टेशन में रुक सकता है, ठहर सकता है रिसर्चेस करने के लिए। ठीक है, अब है क्या, इसको कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, बहुत पहले बना हुआ है, और इसका टाइम पीरियड एक्सपायर होता जा रहा है। कुछ समय बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएगा और इसको इंडियन ओशन में गिरा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये नीचे आने वाला है, इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, चाइना ने भी अपना इसी प्रकार का खुद से अकेले, ये तो कई कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था, लेकिन चाइना ने खुद से अपने आप यहाँ पर एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाकर, कुछ इसी प्रकार का स्पेस स्टेशन बनाकर अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वहीं पर उसी स्पेस स्टेशन पर अपने जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर रिसेंटली भेजे गए हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अब स्पेस स्टेशन के बारे में जो डिटेलिंग से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक चाइनीज़ स्पेस स्टेशन है जिसको यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 340 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। तो चाइना ने एक साथ नहीं लॉन्च किया है, धीरे धीरे करके यहाँ पर इसने अपना जो ये स्पेस स्टेशन इसको तैयार किया है। चाइना एक तीसरा देश बन चुका है पूरे ऐतिहासिक तौर में जिसने खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है, रशिया और अमेरिका के बाद में। तो यूएस और रशिया, इन दोनों के बाद में चाइना तीसरा देश है जिसने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इंडिया अपना स्पेस स्टेशन नहीं बनाएगा, इंडिया क्यों पीछे रह जाएगा? देखो, भारत ने भी इसकी अनाउंसमेंट कल रखी है, हम भी यहाँ पर अपना स्पेस स्टेशन प्रोग्राम तैयार करेंगे। इंडिया भी पूरी प्लानिंग के साथ में चल रहा है। 2030 तक हम खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, जबकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2030 में आ जाएगा नीचे, वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी इंडिया 2030 में यहाँ पे अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, और हम भी यूएस, रशिया, चाइना की इस लिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं चौथा देश इंडिया बन जाएगा अगर इंडिया से पहले ये काम कोई दूसरा देश नहीं करता है तो इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है ये बाकी सारे स्पेस स्टेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होने वाला है, वज़न कम होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी वो एक स्पेस स्टेशन होगा जिसमें आप सारे काम जैसा नॉर्मल स्पेस स्टेशन में कर सकते हो वैसे ही आप यहाँ से कर सकते हो। सवाल यह है, इसका बनाने का फ़ायदा क्या है, कोई इंपॉर्टेंस वगैरह है, इसका महत्व है कोई? बिल्कुल, स्पेस स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे जाकर अंतरिक्ष में जाके जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं हम उनको वहाँ पे ठहरा सकते हैं, रोक सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो रिसर्चेस हैं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। इवन इससे ये भी पता चल सकता है कि जो स्पेस के अंदर में इंसान रुकता है, एक इंसान के ऊपर स्पेस में रुकने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता चल जाती हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो एडिटोरियल डिस्कशन में इकलौता आर्टिकल है जो हमारे काम का है एग्जामिनेशन के लिए। अदरवाइज़ ऊपर वाला आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर बैंक नोट्स, जो भी 2000 नोट्स यहाँ पर विड्रॉ करेगा उसको लेकर आर्टिकल है, कुछ खास बातें नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये आर्टिकल है। यहाँ पर इंडिया की टॉय इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया गया है। 3 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है, अभिषेक आनंद हैं, आर नागराज हैं और नवीन थॉमस हैं। तो इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है, खिलौने वाली इंडस्ट्री,
वो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में अभी रिसेंटली 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो की है। क्या वाकई में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने समझाई हैं, या फिर कोविड की वजह से या इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री इन 3 सालों में ग्रो हुई हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे सिंपल से शब्दों में। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिकली ऐसे है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर चुके हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, हम टोटल कैलकुलेशन कर चुके हैं, बस अभी यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आनी बाकी है, बट फिर भी टोटल कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ पर मैसेजेस मैं रिसीव कर चुका हूँ। अब यहाँ पर और भी जो बाकी सारे लोग हैं वो भी यहाँ पर एसए की डिमांड करते हैं, सर हम तो आंसर राइटिंग डेली कर ही रहे हैं, कभी कभी एसए भी दे दिया करो। तो मैंने सोचा आज कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, या एडिटोरियल से भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो सोचा यहाँ पे आज हम लोग क्या कर लें, एक एसए लिख लें। तो आज मैं आपको एक एसए दे रहा हूँ, आप उस एसए को लिखना, थोड़ा टाइम लेके लिखना, आराम से। अगर आज सबमिट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, कल सबमिट करना, लेकिन लिखना ज़रूर, क्योंकि एसए भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा एक पेपर होता है एसए का। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको रेगुलर बेसिस पर हर सप्ताह में एक एसए चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा हर सप्ताह में एक एसए लाने की। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, अ ग्रेट लीडर अपलिफ्ट्स विद इनोवेशन और इनेबल्स अदर्स टू। इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखना है, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एक महान नेता नवीनता के साथ उत्थान करता है या दूसरे को भी यहाँ पर सक्षम बनाता है। एक बढ़िया अगर लीडर होगा तो वो इनोवेशंस के ऊपर भी काम करेगा और दूसरे को भी यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके ऊपर क्या समझते हो, कोटेशंस के साथ में एक अच्छा सा ऐसे लिखना, और जिसकी वर्डिंग, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में जो ऐसे की वर्ड लिमिट है वो 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स हैं। तो आपने अब यहाँ पर 250 शब्दों वाला आंसर नहीं लिखना है, 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स में लिखना है। इस वजह से बोला है थोड़ा समय लेना, लिखना और उसका सबमिट करना। बाकी लोग यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। तो सबमिट करना है कहाँ पे, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को, अपने एसए को सबमिट करना। और एसए को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे एक दूसरे के, तभी फ़ायदा होगा। आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उनको बताओगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से वो कोऑपरेटिव वे में ही ग्रुप चल रहा है, क्योंकि अकेले बस की यहाँ पर किसी बात नहीं है हैंडल कर पाना। इस वजह से यहाँ पर वो कोऑपरेटिव वे में चल रहा है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। आप भी जाकर एक बार घूम कर आ सकते हो। चलो आते हैं आर्टिकल की तरफ। दोस्तों बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा यहीं पर मोटा मोटा। राइटर बोलते हैं कि भारत ने हाल ही में अगर टॉयज़ के मामले को देखें तो टॉयज़ के मामले में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। इंडिया कहीं ना कहीं एक समय पर टॉयज़ का नेट इम्पोर्टर हुआ करता था। हम लोग बहुत सारे जो खिलौने हैं वो केवल और केवल इम्पोर्ट किया करते थे। लेकिन पिछले 3 सालों में 2020-21 और 21-22 में अगर हम इन पिछले 2 साल को देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। मतलब 2 ही साल में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। हम लोग कहीं ना कहीं खिलौनों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप 2018, 2019, 2021 और 2022 वाले साल को देखोगे तो टॉयज़ का जो एक्सपोर्ट है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। लगभग कितना इंक्रीज़ हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि 109 मिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था पहले, और ये एक्सपोर्ट बढ़कर 109 मिलियन से 177 मिलियन डॉलर्स का हो गया है इन लास्ट 4-5 सालों के अंदर में, यानी 2018, 19, 20, 21, 22 में। ठीक है, और इंपोर्ट हमारा कम हुआ है। एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया, इंपोर्ट हमने कम किया, और यही अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इंपोर्ट कितना हुआ ये तो मैंने आपको एक्सपोर्ट का डेटा बता दिया कि हाँ एक्सपोर्ट 109 मिलियन डॉलर से 177 मिलियन डॉलर पहुंचा। लेकिन जब बात करते हैं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट हम पहले कर रहे थे लगभग 371 मिलियन यूएस डॉलर्स का, वो इंपोर्ट घटकर इस समय पर 110 मिलियन डॉलर हो चुका है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 819 करोड़ रुपए का हमने इंपोर्ट किया है, और जबकि पहले हम लगभग 2500 या फिर कह सकते हो 2600 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया करते थे। अभी इंपोर्ट कम हो चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 812 करोड़ रुपए का, और अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लगभग 1237 करोड़ रुपए का, यानी कि 1237 करोड़ रुपीज़ का। तो कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज आया है हमारी टॉय इंडस्ट्री के अंदर में। इसी वजह से ये जो डेटा है वो राइटर ने दिया है ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ सको कि कॉन्टेक्स्ट किस बेसिस पर बात करता है।
राइटर बोलते हैं कि जो ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट डायरेक्टली जाता है मेक इन इंडिया के ऊपर में। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था साल 2014 में, इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ा है। आपको पता होगा साल 2020 में भी जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको प्रमोट करने के ऊपर बातचीत की है। जो मन की बात वाला जो प्रोग्राम चलता था पीएम मोदी का, उसमें कई बार इन्होंने यहाँ पर टॉय मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, उसका भी असर पड़ा है। तो क्या केवल उसी का असर पड़ा है, या फिर कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स करे गए, या कोई बदलाव किया गया है, या कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान प्रोटेक्शनिज्म दिखाया गया है? प्रोटेक्शनिज्म मतलब अपने देश में खुद, मतलब जो व्यापार है, हमने इंपोर्ट वगैरह कम कर दिया और अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग, और हम लोगों ने इसके जो एक्सपोर्टिंग वगैरह है वो बढ़ा दिए। क्या ये प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं? तो वो सारे के सारे जो आंसर्स है वो राइटर यहाँ पर देने वाले हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है हमारी टॉय इंडस्ट्री के साथ में पिछले कुछ सालों में। राइटर बोलते हैं एक समय था साल 2015-16 का। साल 2015-16 की जो फिगर्स अवेलेबल हैं, उन फिगर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर को मिलाकर भी जो हमारी टॉय इंडस्ट्री है, इसमें केवल 15,000 के आसपास जो कंपनियां हैं वो हुआ करती थी। 15,000 एंटरप्राइजेस हो गए जो कि खिलौने वगैरह बनाया करती थी। उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता था, थोड़ा बहुत कम पैसा, और बहुत कम वर्कर्स, लगभग देश में 35,000 वर्कर्स थे जो कि टॉय इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ थी वो बहुत कम थी। ऐसी फैक्ट्रीज़ मतलब कि जिसमें 10 के आसपास एम्प्लॉयज़ हो, केवल 1% फैक्ट्रीज़ इंडिया में हुआ करती थी टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये बात कर रहा हूँ मैं 2015-16 की। तो ये इमेजिन करो। और उससे पहले आप देखोगे, उससे पहले का भी समय देखें, साल 2000 से लेकर 2016 का, यानी कि ये टोटल 15-16 सालों को देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारा टॉय इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर नहीं था। बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से। उसके बाद उस समय पर हम 80%, कितना, 80% जो खिलौना है वो केवल और केवल इंपोर्ट कर रहे थे देश के अंदर में। 80%। इंडिया को बहुत मुश्किल से दुनिया भर के खिलौने के व्यापार में ऐड किया जाता था। इंडिया का परसेंटेज आप देखोगे ना, मतलब आधा परसेंटेज था। मतलब दुनिया भर में जो खिलौनों का व्यापार होता है उसमें इंडिया केवल आधा परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा था। और यही हाल 2014 से लेकर 2018 तक भी था। ऐसा नहीं 2014 से पहले था, 2014 से 2018 तक भी ऐसा ही था। ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट होना जो स्टार्ट हुआ है वो 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ है। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है? तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अपनाया गया। मतलब इंडिया जो खिलौने इंपोर्ट कर रहा था, अब इंपोर्ट एकदम से बंद तो नहीं कर सकते, तो इंपोर्ट जो हो रहा था उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी गई पिछले कुछ समय में। अलग अलग जो ड्यूटीज़ हैं, वो जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर लगाए गए। अब इससे क्या होगा? इससे जो सामान, यानी जो हम खिलौना इंपोर्ट कर रहे थे, वो इंपोर्ट अब इंडिया में कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। वो सामान महंगा बिकेगा। अब वो सामान महंगा बिकेगा, दूसरी तरफ जो हमारे डोमेस्टिकली, यानी कि इंडिया के अंदर जो खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो थोड़ा सा कम दाम में है। बाहर से जो खिलौना आ रहा है वो मार्केट में महंगा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो थोड़ा कम दाम में है। तो मार्केट में जो सामान है उसमें क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आएगी। तो इंपोर्ट के ऊपर ये ड्यूटीज़ को लगाना, कस्टम ड्यूटीज़ को चार्ज करना, टैरिफ बैरियर्स लगा देना, अलग अलग टैरिफ लगा देना, इसका मेन मकसद यही था कि ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को, अपने देश का जो टॉय का मार्केट है उसको हम ग्रो कर सकें। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों में टॉय इंडस्ट्री ग्रो हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये। अब राइटर बोलते हैं एशियन सीन वर्सेस इंडिया। पूरे एशिया में और इंडिया में टॉय इंडस्ट्री को लेकर क्या सिचुएशन है? अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखते हो तो एशिया ने सक्सेसफुली टॉय एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। अब पूरे एशिया में चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, और भी कई कंट्रीज़ हैं, वियतनाम वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉय एक्सपोर्ट को बढ़ाया है अपने जॉब क्रिएशन के लिए, अपने देश में जॉब को देने के लिए। तो जापान ये काम बहुत पहले कर चुका था। जापान टॉय क्रिएशन में काफ़ी आगे निकल चुका है। जापान को ही चाइना ने फॉलो किया, और चाइना के बाद यहाँ पर वियतनाम भी इन्हीं कंट्रीज़ को फॉलो कर रहा है। और ये सारे देश क्या कर रहे हैं? पूरी कोशिश कर रहे हैं टॉय एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने जो हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएँ। जबकि इंडिया अभी फोकस कर रहा है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के ऊपर कि हमारा मार्केट बच जाए। ये कंट्रीज़ एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगी पड़ी हैं, इंडिया यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया में पिछले कुछ समय में डोमेस्टिकली कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है टॉय मार्केट के मामले में। ठीक है, तो इंडिया का फोकस हम प्रोटेक्शन कर सकें, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर से विदेशों से सामान आ रहा है, विदेशों से जो कहीं ना कहीं जो हमारे टॉयज़ आ रहे हैं इंडिया के अंदर में, उसके ऊपर हम
कस्टम ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, ताकि उनको महंगा कर दिया जाए इंडिया में। हम अपने मार्केट को बचा रहे हैं आज के समय में। ये इसलिए हो पाया क्योंकि पिछले कुछ समय में हम मार्केट सेक्टर में ज़्यादा नहीं कर पाए। अगर ज़्यादा करे होते तो आज हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्शन देने की बजाय हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे होते। बट अभी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने मार्केट को सेव करना। उसके ऊपर भारत आज के समय पर ज़्यादा काम कर रहा है। तो एशिया में बाकी कंट्रीज़ थोड़ा सा यहाँ पे इस मामले में, इस पर्टिकुलर सेक्शन के मामले में आगे हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बट अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है इस मामले में, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक सक्सेस को क्लेम करना और इतनी जल्दी क्लेम करना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग टॉय एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 सालों में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो चुका है। ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज़ आई है उसकी वजह से हुआ है। तो अभी यहाँ पर धीरे धीरे देखो मार्केट कैसा हम सस्टेन कर पाते हैं। इसी एक्सपोर्ट को हम आगे कितने सालों तक इसी बेसिस पर लेकर चल पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी आगे एक्सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सक्सेस को पहले यहाँ पर जल्दी क्लेम कर लेना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा काम करना होगा कि हम इस इंडस्ट्री को सस्टेन कर सकें, यानी कि जो इंडस्ट्री जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसी लेवल पर आगे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे हम यहाँ पर ये काम परमानेंटली कर सकें। क्योंकि अभी 2 ही साल हुए हैं, क्योंकि देखो पहले भी इंप्रूवमेंट था, पहले भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा था, बट इंडस्ट्री जो ग्रो होनी स्टार्ट हुई है पिछले 2 सालों में हुई है, वो कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसी मामले को रोबस्ट करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आईपीएल के बारे में बात की जा रही है, अगेन आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पर ज़्यादा काम का नहीं है। यही था डिस्कशन। आज का वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन कुछ रेलिवेंट चीज़ें जिसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में लिंक कर आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करता है। अच्छा, तो कौन रेगुलेट करता है, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। सेकेंड स्टेटमेंट, जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। दूसरा, ब्रेक वर्क रेटिंग जो है एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहला वाला गलत है। अब देखो, अब की बार ना सिचुएशन पूरी बदल गई है। अगर ऐसे वाले ऑप्शन अब की बार होते तो मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा होता, बट हुआ क्या, अब की बार ऑप्शन अलग दिए गए, प्लस CSET बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिया गया। CSET कह सकते हो कैट के लेवल का था। CSET बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से कई सारे लोग यहाँ पे CSET की वजह से रुकने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के साथ में सारे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के आपको देखने को मिलेंगे जो CSET में अपीयर हुए थे। अब उन्होंने प्रीलिम्स का GS1 तो क्लियर किया, लेकिन CSET में रह जा रहे हैं यार। और CSET में जिनकी मैथ्स अच्छी है वो निकल पा रहे हैं, जो दूसरे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस होते ना, ऐसे ऑप्शन होते तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट वो एलिमिनेशन खत्म हो चुका है UPSC से बिल्कुल। इस पैटर्न 2023 से एलिमिनेशन बिल्कुल समाप्त कर दिया UPSC ने। वो अगले साल देखा जाएगा कि वापस उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 और 3, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं भी पता है, आपको पहला वाला ऑप्शन क्लियर है, तो आप यहीं से वैसे सही कर सकते थे इसको, क्योंकि ऑप्शन 1 से पहला वाला, C वाला और D वाला तीनों हट सकते थे, क्योंकि 1 यहाँ पे गलत है। बट वाला सिस्टम अब की बार से ख़त्म हो चुका है। इस वजह से बिल्कुल डेप्थ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्या कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी यहाँ पर ज़रूरी है। वैसे इसका सही उत्तर 2nd और 3rd है, ये आपने ध्यान में रखना है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।